हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि सैलरी एंड अलाउंस क्या है, कैसे होती है, ओथ एंड अफर्मेशन कौन लेता है, जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है चीफ जस्टिस का और बाकी जजेस का, उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है वो भी हमने देखी है। ठीक है। देन कंपोजिशन क्या था जजेस का और किस तरीके से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उनका जुडिशरी है वो किस तरीके से डबल जुडिशरी देखने को मिलती है, यानी स्टेट लेवल पे अलग है और फेडरल पे अलग है, जबकि हमारे यहाँ की जुडिशरी कैसे इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। अब हम आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का टेन्योर ऑफ जजेस। ठीक, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो टेन्योर है यानी कितने साल तक उन्हें सर्विस देनी है, 5 साल 10 साल, तो वो चीज़ फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हाउएवर इट मेक्स द फ्लोइंग 3 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, बट इससे रिलेटेड 3 प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे। पहला, ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, यानी कि मिनिमम एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, बट मैक्सिमम एज बता दी है कि अगर हमारा कोई भी जज जो है 65 ईयर का हो जाता है उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी 65 ईयर जो मैक्सिमम एज है तब तक वो सर्विस कर सकता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एज इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच अ मैनर एज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि अगर एज से रिलेटेड फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर, या फिर किसी भी की कितने साल में रिटायरमेंट करना है, 65 में करना है या फिर उससे बढ़ाना है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उससे रिलेटेड कोई एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। सेकंड बोला क्या है कि ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग द प्रेसिडेंट, यानी अगर उन्होंने रेजिग्नेशन देना है किसी पर्टिकुलर जज को तो उनको प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के थ्रू उन्हें रिमूव किया जा सकता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट पहले मोशन लेके आएगी। ठीक है। देन आप कह सकते हो जो आपकी कमेटी है वो बेसिकली देखेगी कि भाई जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही भी है नहीं है, देन उसके बेसिस पे आप देखोगे प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर जज को रिमूव करेंगे। तो अब हम रिमूवल के प्रोसेस पे आ ही जाते हैं कि जजेस का रिमूवल बेसिकली किस तरीके से किया जाता है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से किया जाएगा। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, यानी सेम सेशन के अंदर अगर एक तरह का एड्रेस पार्लियामेंट की तरफ से आता है तब उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालेंगे, इस ऑर्डर के थ्रू वो रिमूव करेंगे उस पर्टिकुलर जज को। इम्पीचमेंट मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द जज डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। फॉर एग्जाम्पल, मानो लोकसभा आई, ठीक है, लोकसभा सेशन में थी, उन्होंने इस तरीके का मोशन निकाला है कि हाँ भाई हमें इंडियन जजेस को जो है रिमूव करना है, बट क्योंकि लोकसभा में मान लो मेजॉरिटी नहीं थी, उनकी सरकार गिर गई या फिर हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, तो उस केस में जो इम्पीचमेंट मोशन लाया हुआ है वो बेसिकली लैप्स नहीं होगा, यानी कि भले ही वो लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई हो, जब इलेक्ट होकर न्यूली लोकसभा चुन के आएगी तो उस टाइम पे फिर से ये इम्पीचमेंट मोशन जो चलाया जाएगा। ठीक है। अब उस मोशन को चलाने के लिए कितने लोगों की बेसिकली साइन होने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होगा वो भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि भले लोकसभा डिसॉल्व हो जाए बट ये जो मोशन एक बार लेके आ गए उसको लैप्स नहीं करेंगे, जैसे ही नई लोकसभा आएगी वो फिर से इस पर मोशन पे काम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ईच हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी कि अगर इस मोशन को लेके आना है जो इम्पीचमेंट मोशन है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है दोनों हाउसेस में, यानी कि अगर मान लोकसभा लेके आए तो लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, राज्यसभा लेके आए तो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है वो आप सबको पता ही है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है। अब ये चीज़ क्या है ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने जो अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर था उसमें डिस्कस कर रखा है, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। द ग्राउंड ऑफ रिमूवल आर टू बी प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पे ग्राउंड भी मेंशन कर रखे हैं कि अगर इन केस अगर कुछ मिसबिहेवियर किया जाता है किस पर्टिकुलर जज के द्वारा, ठीक है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उनको रिमूव किया जा सकता है। अब मेन चीज़ ये है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था 1968 में जो रेगुलेट करता है
कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अगर किसी भी जज को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है। और ये सेम प्रोसीजर जो है आपको हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने में भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज में ये प्रोसीजर फॉलो समझ लिया अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आप जब हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी यही प्रोसीजर सेम आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि जुडिशरी इंक्वायरी, जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत ये प्रोसीजर जो है बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बोला गया है फर्स्ट स्टेप है आपका क्या, रिमूवल मोशन, कि उनको रिमूव करने का एक मोशन लाना पड़ेगा जिसको साइन करेंगे बाय 100 मेंबर इन केस ऑफ लोकसभा। यानी कि अगर लोकसभा में वो मोशन ला रहा है तो लाने के लिए मतलब इनिशिएट करने के लिए आपको कम से कम 100 मेंबर का उसमें साइन चाहिए। अगर राज्यसभा में है तो 50 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए और वो साइन करके आपको स्पीकर को देना पड़ेगा अगर लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो, अगर राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन को देना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप कि द स्पीकर एंड चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू इट। अब यानी स्पीकर की या कह सकते हैं चेयरमैन के ऊपर है कि उस पर्टिकुलर मोशन को या तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर उसको मना भी कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं कि हाउस जिस डायरेक्शन में बेसिकली बातचीत कर रहा है कि मतलब 100 लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो स्पीकर फिर हाँ ही बोल देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि स्पीकर के हाँ बोलने से मतलब उनको बेसिकली रिमूव कर दिया जाएगा, नहीं। अभी हम देखेंगे किस तरीके से कमेटी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर मोशन एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा वो हाउस के स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड स्टेप है इफ इट इज़ एडमिटेड, यानी अगर स्पीकर उसको एडमिट कर देते हैं दैट द स्पीकर एंड चेयरमैन टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमेटी, देन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 मेंबर की कमेटी बनाए और इन्वेस्टिगेट करे जो जो चार्जेस उस पर्टिकुलर जज के ऊपर लगाए हुए हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप है द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर। वो 3 मेंबर कौन कौन से होंगे, पहला चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, या फिर अगर वो नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। सेकंड, चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के, कोई भी चीफ जस्टिस मतलब किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप ले सकते हो। थर्ड, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। ये 3 मेंबर अगर होंगे इस पर्टिकुलर कमेटी में देन वो इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है इफ़ द कमिटी फाइंड द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, देखा गया है ऑफ द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। यानी कि अगर कमेटी को पता चला कि जो चार्जेस लगे हैं वो सही हैं तो कहीं ना कहीं कमेटी फिर अपना जो है सहमति दे देती है। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 6 स्टेप के अंदर कि आफ्टर द मोशन इज पास्ड, क्योंकि कमेटी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये चार्जेस जो लगाए गए सही हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर मोशन पास हो जाएगा उस पर्टिकुलर हाउस से जहाँ पे शुरू हुआ था बाय द स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस, ठीक है। फिर एक हाउस से पास हुआ, सिमिलर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे जब दोनों ही हाउसेस से पास हो गया है तो वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा उनकी एसेंट के लिए। एंड फाइनली द प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर, और फिर जैसे उनको एसेंट मिल जाएगा तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर को पास करके उस पर्टिकुलर जज को जिस पे कुछ चार्जेस लगे हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 7 स्टेप है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि कितने मेंबर्स इनिशियली जो है साइन करते हैं। लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ होता है। 3 कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं ये सबसे ज़्यादा आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है इट इज़ इंटरेस्टिंगली टू नो दैट कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन इम्पीच्ड सो फार, यानी कि 1950 से जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है टिल 2024, ठीक है, अभी 2024 चल रहा है। इस टाइम पीरियड को अगर आप देखते हो तो अभी तक आपको एक भी जज ऐसा नहीं मिलेगा जिसको इम्पीच किया गया इस पर्टिकुलर मोशन को लाके, ठीक है। द फर्स्ट केस ऑफ द इम्पीचमेंट इज़ दैट ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट आपको देखने को मिलेगा कि पहला एक इम्पीचमेंट का केस था जस्टिस वी रामास्वामी 1991 से 1993 के टाइम पे देखने को मिलेगा। दो द इंक्वायरी कमेटी फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। तो यानी कि सिमिलर तरीके से जो प्रोसेसर अभी हमने देखा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर चल रहा था। एक कमेटी को बिठाया हुआ है और कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी उन्होंने उस पर्टिकुलर जज को गिल्टी भी पा लिया कि उसने कुछ मिसबिहेवियर किया है। ही कुड नॉट बी रिमूव्ड एज द इम्पीचमेंट मोशन वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा, द कांग्रेस पार्टी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अब हुआ यहाँ पे क्या है कि भले ही उस पर्टिकुलर जज के ऊपर चार्जेस साबित हो रहे थे कि उसने कुछ गलत किया है, बट क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी है, अब वो मोशन भले ही लेके आ गए हैं बाकी मेंबर्स, बट उसको पास करवाना भी ज़रूरी है। तो वो मोशन कहीं कह सकते हैं वो पास नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज जो कांग्रेस की पार्टी थी उसने वोटिंग करने से मना कर दिया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो मेन रीज़न देखो यही था
कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर जज है, किसी भी हाई कोर्ट का कह लो, सुप्रीम कोर्ट का, तो एक बहुत बड़ी डिग्निटी होती है वो, ठीक है। हमारे देश का जो कह सकते हैं जो न्यायालय है, ठीक है, जो कोर्ट है, उन पे हमारे देश की जनता कितना ज़्यादा भरोसा करती है। तो अगर उन्हीं कोर्ट में बैठे हुए जजेस अगर इस तरह का करप्शन करते हैं या फिर कुछ मिसबिहेवियर करते हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो नहीं करते, जजमेंट उन्होंने गलत तरीके से दिया है, किसी को फेवर किया है, फिर किसी के डर के अंदर अपना जजमेंट दिया है, तो ऐसा कुछ केस अगर कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका जो भरोसा है वो हमारी जुडिशरी से उठ जाएगा। तो वो भरोसा ना उठे एक पर्टिकुलर जज के कारण यही होनी चाहिए ना कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाए। तो ये बेसिकली ध्यान में रखकर जो है उस समय कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग करने से अब्सटेक्ट कर दिया। उसके बाद जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा किस तरीके से अब उनको, देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो इस तरह के चार्जेस अगर किसी जज पे मान लो लगने वाले हैं या फिर जज को पता है, क्योंकि देखो जज ने जो गलती करी है उसको पता है आज नहीं तो कल मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी और मेरे चार्जेस कहीं ना कहीं प्रूव भी हो जाएंगे। अब मेन चीज़ ये है कि अगर जज को पता चल गया है कि उनकी गलती पकड़ी गई है तो वो क्या करते हैं कि इससे पहले कि कोई उन्हें रिमूव करे वैसे ही वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं कि ठीक है भाई मैं ही रेजिग्नेशन दे देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है उनका जो इमेज है वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने इस तरीके से नहीं निकल के आती है। और जो मेन चीज़ था कि आप एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज हो और अब वहाँ पे बैठ के ये सब कर रहे हो तो आपने रिज़ाइन कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो पोस्ट है अभी एक अच्छे पर्सन को कह सकते हैं एक अच्छे जज के पास जाएगी जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एज फार कोई भी इम्पीचमेंट कोई भी रिमूवल के थ्रू कोई भी जज को नहीं निकाला गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अगर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उस केस में कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे ही प्रेसिडेंट जो अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज में से कोई एक पर्सन, कोई एक जज को कि आप भी तब तक के लिए एज अ चीफ जस्टिस के तौर पर जो भी आपके काम है वो परफॉर्म करो। अब वो क्या क्या बेसिकली हम कह सकते हैं वो इंस्टांसेस है जहाँ पे वो एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस काम करेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज़ वेकेंट। अगर मान लो ऑफिस ही खाली पड़ा है तो जब तक नए हम अपॉइंट नहीं कर रहे तब तक प्रेजेंट क्या है कुछ टाइम के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस को बिठा के वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने को बोलेगा। तो वैकेंट है उस केस में। सेकंड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पररी एब्सेंट है, मतलब कुछ कारणवश या तो बीमार पड़े हैं या फिर कहीं पे भी गए हैं, लीव पे हैं, कुछ भी है, तो उस टेम्पररी बेसिस पे उनको एक्टिंग जज को वहाँ पे बिठा दिया जाएगा। नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑफ हिस ऑफिस, मतलब किसी भी कारणवश वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपने ऑफिस में नहीं आ पा रहे। तो इन 3 केसेस में हमें देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट एडहॉक जज क्या होते हैं। व्हेन देर इज़ अ लैक ऑफ डेकोरम, डेकोरम क्या होता है, कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हेन देर इज़ अ लैक ऑफ डेकोरम ऑफ द प्रेजेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस जज ऑफ इंडिया, ठीक है, कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एज अ एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। He can do so only after the consultation with the Chief Justice of High Court concerned and with the previous consent of the President। यानी यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि मान लो एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में जो करंट स्ट्रेंथ है वो जैसे कि हम जानते हैं 34 है, जिसमें से एक आपके चीफ जस्टिस है और बाकी 33 आपके अदर जजेस हैं। मान लेते हैं कुछ जजेस में से कुछ जजेस ऐसा है जो बीमार पड़ रहे हैं या फिर किसी कारणवश अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एब्सेंट है, कुछ भी है, तो जो मेन जो कोरम है हाउस का वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो स्ट्रेंथ में कमी है। तो उस केस में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो काम है जो जुडिशरी का वो रुकना नहीं चाहिए। तो उस कोरम को बनाने के लिए वो क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे, ही कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में से किसी एक जज को ऐसा एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी हो गई है, तो आप कहाँ से जज लेके आओगे, हाई कोर्ट से लेके आओगे, ठीक है। यानी हाई कोर्ट का कोई जज होगा क्योंकि वो ज़्यादा कह सकते क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हाई कोर्ट के किसी भी जज को बोल दिया जाएगा कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अभी कोरम जो है कमी है और केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है, तो आप आके यहाँ पे टेम्पररी पीरियड के लिए एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करो, ठीक है। और ऐसा करने से पहले यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
ऐसा करने से पहले तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट ही है कहीं ना कहीं जो कि जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं बाकी जजेस को अपॉइंट किया जाता है। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट खुद हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रीवियस कंसल्ट प्रेसिडेंट से लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस भी हाई कोर्ट से उस पर्टिकुलर जज को लेके आ रहे हैं, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दिल्ली है, वहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ कम है, तो अगर मान लो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट है, यहाँ से किसी एक जज को लेके आना चाह रहे हो, तो वहाँ की स्ट्रेंथ भी तो कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज काम तो उनका भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप पहले उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर लोगे कि भाई क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मेंबर है जो फ्री है, या फिर इतने कम लोगों से काम चल सकता है, तो कृपया हमें एक मेंबर दे दीजिए, एक जज हमें दे दीजिए। तो इस तरीके से बातचीत होनी ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछें, ठीक है, साथ साथ प्रेसिडेंट से प्रीवियस कंसल्ट ले, तब जाके उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को वो एक एडहॉक जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द जज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो पर्सन या फिर वो जज जो बेसिकली किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक उसने सर्विस किया होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक। तो जिस भी पर्सन की आप बेसिकली तो आप जज को लेके आओगे, तो जो हाई कोर्ट का जज है एटलीस्ट उसने 5 साल तक वहाँ पे हाई कोर्ट का जज बना होना चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस पर्सन को एज अ एडहॉक जज बना के लेके आओगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। देन बोला गया है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज, एंड जिसको अपॉइंट किया जा रहा है उसकी ड्यूटी है सो अपॉइंटेड टू अटेंड द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। भले ही वो किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज है, बट कुछ टाइम के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उसे कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इन ड्यूटीज़ को, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटीज़ है उसको प्रायोरिटी में रखना है हमेशा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जज हूँ तो मुझे वहाँ के कुछ केसेस है, पहले मैं उसको जो है सुन लेता हूँ, देन मैं सुप्रीम कोर्ट आऊँगा। नहीं, आपको करंटली जिस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है उसको प्रायोरिटी पर रखकर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी कहाँ होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जो उनकी ड्यूटीज़ है। While so attending, he enjoy all the jurisdiction, power and the privileges and discharge the duty of a judge of the Supreme Court, ठीक है। यानी भले ही वो हाई कोर्ट के जज रहे हों, बट क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है एडहॉक जज टेम्प्रेरी बेसिस के लिए सही, बट वो सारी की सारी जुरिस्डिक्शन, वो पावर, वो प्रिविलेजेस, जो इम्यूनिटीज़ मिलती है एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो सारी जो है पावर, प्रिविलेजेस, वो सब उन्हें मिलेंगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ओके तो ये हमारा था एडहॉक जज। नेक्स्ट हम देते हैं रिटायर्ड जज क्या होते हैं। At any time, the Chief Justice of India can request a retired judge of the Supreme Court or retired judge of the High Court who is duly qualified for the appointment as judge of the Supreme Court to act as a judge of the Supreme Court for a temporary period. अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में मान लेते हैं कुछ जजेस की कमी है, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एडहॉक जज लेके आ जाओ, यानी कि हाई कोर्ट से कुछ जज लेके आ जाओ, या फिर आपको लग रहा है क्योंकि देखो किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में स्ट्रेंथ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप किसी भी हाई कोर्ट से जज लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक और ऑप्शन है कि जो पर्सन रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो जज रिटायर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर हो रहे हो, हाई कोर्ट के कोई जज है जो रिटायर हो रहे हो, अब हाई कोर्ट के कोई भी जज रिटायर हो रहे हो, तो वो बेसिकली वो जज जो बेसिकली क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उन पर्टिकुलर जज से बेसिकली रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई आप आइए और एज अ मतलब टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए से सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाइए और कुछ ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या ऑन कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जानते हैं जो जजेस रिटायर्ड हो रहे हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा हाईली मतलब क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, किस तरीके से जल्दी जल्दी केसेस को जो है फिनिश करने का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा यूज़ करना चाहते हैं, जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केसेस ज़्यादा पेंडिंग है, तब वो इस तरीके से रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। ऑब्वियसली देखो जो भी चीज़ें की जाएंगी पहले प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना ज़रूरी है, और उस पर्सन को साथ ही साथ उस पर्सन को जो आप अपॉइंट कर रहे हो उससे भी पूछना पड़ेगा ना, उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि भाई वो 65 ईयर्स का हो गया, अब उसकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, या फिर वो फैमिली को ध्यान में फैमिली के मतलब बेसिकली रहना चाहते हैं, बिकॉज अब तो रिटायर्ड हो गया, वापस से कौन जाएगा, उतना ही वर्कलोड कौन करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पर्सन रिटायर्ड हो रहा है उससे कंसेंट लो, अगर उसकी सहमति है कि हमें फिर से जो है टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए
जो है जज बनना चाहता हूँ तभी आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो सच अ जज इज एंटाइटल टू सच अलाउंसेस एज अ प्रेजेंट में डिटरमाइन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप एडहॉक जज को लेके आ रहे हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रिविलेजेस या फिर जो भी पावर्स वगैरह होती हैं वो उस पर्सन को मिल जाएगी, हाई कोर्ट के जज को मिल जाएगी। बट इस केस में जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे वो प्रेजेंट डिटरमाइन करेंगे कि भाई ये जो रिटायर्ड जज है अब क्योंकि आके फिर से काम करे तो अब इसको कितनी सैलरी देनी चाहिए, क्या क्या अलाउंसेस देने चाहिए, तो प्रेजेंट डिसाइड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है ही विल ऑल्सो इन्जॉय ऑल द जुरिडिक्शन पावर एंड द प्रिविलेज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये इन्जॉय कर सकता है, बट ही विल नॉट अदरवाइज टू बी डीम्ड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी कि सिंपली बोला गया है कि मतलब टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए आप रख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता बाद में भी आप उनको एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज बना के रखो, ठीक है। टेम्प्रेरी सिचुएशन में जब आपको लग रहा है कि भाई इतना इतना काम है तो उसके हिसाब से आप इनको अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करती है दिल्ली को एज अ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी दिल्ली, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है कि दिल्ली जो स्टेट है हमारा वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस होगा, ठीक है। बट इट कैन ऑल्सो ऑथराइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर place or a places as a seat of the Supreme Court. He can take decision in this regard only with the approval of the president. यानी कि भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली को वो पोजीशन बना दी है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मतलब ऑथराइज़ किया, उनको पावर दी है कि आप चाहो तो दिल्ली के अलावा किसी भी एक जगह या फिर मल्टीपल जगह में सुप्रीम कोर्ट की सीट यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसेज बना सकते हो। और ऐसा करने के लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, ठीक है। अब ये जो प्रोविज़न है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बाउंडेज नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि उनको बनाना ही बनाना है। अगर वो चाहते हैं सिर्फ दिल्ली में होना चाहिए तो ठीक है, दिल्ली में ही सही। अगर वो चाहते हैं कि नहीं जो साउथ की जो बेसिकली जो कंट्रीज मतलब स्टेट्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो उनका जो डिस्टेंस होता है दिल्ली तक का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास है या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं वो अपना जो है न्याय पाने के लिए वो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज हियरिंग जो होती है उनकी डेट्स आप देख सकते हो, कभी आज की है कभी 1 महीने बाद की, तो केस इज़ लाइक काफ़ी सालों तक मतलब चलता ही रहता है। तो उस केस में आप सोच सकते हो जो ट्रैवल है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर या फिर किसी अदर फैक्टर्स को ध्यान में रख कर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, बट अगेन वो कंपलसरी नहीं होगा। Compulsory in the sense that this means that no court can give any direction either to the president or to the chief justice of India to appoint any other place as a seat of the Supreme Court. यानी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जो प्रेसिडेंट है इनका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि वो दिल्ली के अलावा किस पर्टिकुलर और प्लेसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑफिस रखना चाहते हैं। कोई भी अदर हाई कोर्ट या फिर कोई भी अदर पर्सन उनको बेसिकली डायरेक्शन नहीं देगा कि नहीं आप यहाँ पे भी बनाओ, यहाँ पे भी बनाओ, इस स्टेट में के अंदर भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ऐसी डायरेक्शन कोई नहीं देगा, ये उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो कहाँ पे बनाना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीजर बनाया जाएगा वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स for the regulating generally the practice and the procedure of the court. The constitution cases or references made by the president under article 143 are decided by a bench consisting of at least 5 judges, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं किस तरीके से वो प्रैक्टिस करेंगे कोर्ट के अंदर, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे जब भी कोई पर्टिकुलर जजमेंट देना हो, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना तो सुप्रीम कोर्ट सकती है, बट उसको बनाने से पहले उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का कि हाँ भाई ये हम चेंजेस करने जा रहे हैं, इसी तरीके से हम चीज़ों को बेसिकली फॉलो करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे बोला हुआ है अंडर आर्टिकल 143 कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 143 जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन का काम करता है, तो इसके तहत अगर मान लो प्रेसिडेंट को कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में अगर कोई भी एडवाइजरी चाहिए हो, यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनसे कुछ भी एडवाइस देनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के केसेस में, तो उस एडवाइस को देने के लिए एक बेंच बिठाया जाएगा जिसमें एटलीस्ट 5 मेंबर होने चाहिए। वो 5 मेंबर मिलके जो है उस पर्टिकुलर केसेस पे कॉन्स्टिट्यूशन जो केसेस है उस पर बेसिकली अपनी राय जो है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल अदर केसेस डिसाइडेड बाय सिंगल जज, बस इसके अलावा जो बाकी जो केसेस होंगे उनको डिसाइड किया जाएगा या तो सिंगल जज के द्वारा या फिर डिवीजन बेंच जो बनाई जाएगी उसके द्वारा।
द जजमेंट्स आर डिलीवर्ड बाय द ओपन कोर्ट। जो ओपन कोर्ट मतलब जहाँ पे बाकी किसी मेंबर को भी अलाउडेड है कि वो भी जाके, कोई भी पर्सन जाके उस पर्टिकुलर कोर्ट में जजमेंट सुन सकता है। तो इस तरह से ओपन कोर्ट काम करती है। ऑल द जजमेंट्स आर बाय मेजॉरिटी वोट के थ्रू ली जाएगी, बट इफ डिफरिंग अगर करता है देन द जज कैन गिव डिसेंटिंग जजमेंट और ओपिनियंस अपना दे सकता है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है किसी भी जज के लिए कि वो अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, वो यही चीज़ है। देखो बाकी चीज़ें कि टेन्योर मिला है, ये चीज़ें प्रोसीजर बना सकते हैं, इस तरीके से क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, बट ये इंडिपेंडेंस ही है जो उनको दी गई है ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक जजेस के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट की जज हो, या फिर कोई भी लोअर कोर्ट की जज हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन असाइंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। यानी हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सबसे सिग्निफिकेंट रोल अगर किसी को असाइन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ही कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी है जो कहीं ना कहीं ऐसे अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, कोई भी मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, क्रिमिनल मैटर कोई हो रहा है, सिविल मैटर कोई हो रहा है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर अगर मान लो इंडिया ने किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, वो एग्रीमेंट अगर बीच हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमारी जुडिशरी है जो उसको सॉल्व करने की पावर रख सकती है, ठीक है। तो इट इज़ अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील है, ठीक है, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख के चल सकते हो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसके पास कितनी सारी ड्यूटीज़ है। पहला कि वो हाईएस्ट कोर्ट है अपील का, यानी कि अगर कोई पर्सन जो मतलब मान लो सबॉर्डिनेट कोर्ट में अपना केस लड़ रहा है, उसको जो वहाँ पे जजमेंट दिया गया उसको सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट से भी सहमत नहीं है तो फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। यानी हाईएस्ट अपील जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है। साथ ही साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन फंडामेंटल राइट्स को गारंटीड करना कि भाई तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स है कोई भी तुमसे नहीं छीन सकता, कोई सरकार, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पर्सन, कोई भी प्राइवेट मेंबर, बाहर का कोई भी देश इन फंडामेंटल राइट्स को आपको नहीं छीन सकता। उसकी गारंटी कौन लेता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन को गार्डियन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उनको संभालना, उसको उन पे फेथ रखना, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो लॉ के अकॉर्डिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, वो सब देखने का काम भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हमारी इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट को मिल रखा है, ठीक है। देयरफॉर इट्स इंडिपेंडेंस बिकम वेरी एसेंशियल बन जाती हैं फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी असाइन टू इट। जो भी ड्यूटीज़ उन्हें दी है, असाइन की गई है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कीजिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द एनक्रोचमेंट, प्रेशर एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। इट शुड बी अलाउड टू जस्टिस विदाउट फियर एंड फेवर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो 3 पिलर हैं, जहाँ पे जुडिशरी है, देन आपका एग्जीक्यूटिव है, आपका लेजिस्लेचर है, तो इन तीनों को जो है सेपरेट रखा गया है। क्यों सेपरेट रखा गया है? इसलिए रखा गया ताकि कोई प्रेशर ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो किसी काम के अंदर, और बिना फियर और फेवर के वो अपना काम कर सके। एक लेजिस्लेचर अपना काम कर सके, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर सकते हैं, जुडिशरी अपना काम कर सकें, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, चेक एंड बैलेंस हमेशा देखने को मिलता है, वो हम टाइम टू टाइम मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यानी एक हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म करते रहे, उसके लिए कुछ सेफ गार्ड दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हम देख लेते हैं। पहला जो है मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट, यानी जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इंडिपेंडेंस है। वो हम देख लेते हैं कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विच मीन्स द कैबिनेट। कैबिनेट इन द सेंस कि प्रेसिडेंट, नाम तो देखो प्रेसिडेंट का होगा बट उनके बिहाफ में कौन काम कर रहा है बैकग्राउंड में, तो हमारी जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। दिस प्रोविजन curtail the absolute discretion of the executive as well as ensure that the judicial appointment are not based on any particular practice consider। यानी कि ये जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया इनको अपॉइंटमेंट करने का, जहाँ पे
अपॉइंट भले ही प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट किसी कंसल्टेशन के साथ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की कंसल्टेशन के साथ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शो करता है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, हमारी कैबिनेट है, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं चलेगा। कि एग्जीक्यूटिव अगर कह रही है कि वो इस मेंबर को, इस पर्सन को जज बनाओ, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो पॉलिटिकल और कह सकते कोई प्रेशर वहाँ पे अपॉइंटमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा तो जो भी पर्सन चुन के आएगा वो अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे जो चुना जाएगा। अगर जो भी पर्सन अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस में चुना जाएगा तो वो अपनी ड्यूटीज़ कितनी अच्छी तरीके से डिस्चार्ज कर सकता है वो हम जानते ही हैं, है ना। तो ये हमने देखा मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। सेकंड हम देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, यानी दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड्स मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर एक बार उनको अपॉइंट कर दिया तो नॉर्मली केसेस में आप उसको इतनी आसानी से उनको रिमूव नहीं कर सकते, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैनर दिया गया है, जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स के तहत आप उनको जो है रिमूव कर सकते हो, ऐसा बोला गया है। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट के प्रेशर पे काम नहीं कर रहे हैं ऑफिस की। जब मर्जी आएगा प्रेसिडेंट, जब बोलेगा तब हम काम करेंगे, जब उनका मन करेगा तो हम हटा देंगे, तो ऐसा प्लेजर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। भले वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो जो काम करेंगे प्रेसिडेंट के प्रेशर पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड और इम्पीच सो फार। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि अभी तक कोई भी जज को इम्पीच या फिर रिमूव नहीं किया गया है। तो अगेन ये शो करता है उनकी इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है फिक्स सर्विस कंडीशन है, यानी सैलरी अलाउंसेस या प्रिविलेजेस या लीव पेंशन जो है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। दे कैन नॉट बी चेंज टू दिस एडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट, यानी कि एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। दस द कंडीशन जो है सर्विस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिमेन सेम रहती है ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ द ऑफिस, यानी 65 साल तक जब तक वो जज बने हुए हैं तब तक आप कह सकते हो उनकी सैलरी में, उनके प्रिविलेजेस में, पेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कम तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ज़्यादा ज़रूर हो सकती है। ज़्यादा करने के लिए पार्लियामेंट को बेसिकली एक्ट लाना पड़ेगा, उसके थ्रू वो उनकी सैलरीज वगैरह बढ़ा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि हमने पार्लियामेंट में बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ पे भी देखने को मिला था कि जब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बात कर रहे थे चार्ज एक्सपेंडिचर की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उस चार्ज एक्सपेंडिचर में आपका जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी सैलरीज भी उसके अंदर आती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो उसके अंदर कवर किए जाते हैं। हाई कोर्ट की सैलरी तो आपका चीफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा, बट उनकी जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि द सैलरी अलाउंसेस एंड द पेंशन ऑफ जजेस ऑफ द स्टाफ एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी जजेस की सैलरी तो आ ही रही है, जो वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो भी खर्चा है सुप्रीम कोर्ट का, वो सारा का सारा पैसा कहाँ से आएगा, चार्ज एक्सपेंडिचर से आएगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जब भी उस पैसे को निकालने की बात होगी तो कोई वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन हो सकता है, बट वोटिंग करके उसको कम नहीं किया जा सकता। तो अगेन ये शो करता है इनकी इंडिपेंडेंस को। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, यानी उनका जो कंडक्ट है वो आप डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कि बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या फिर पार्लियामेंट में किसी भी हाउस के अंदर खड़े होके आप उनके कंडक्ट को, यानी कोई भी जज से कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो भी अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज की हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने एज अ जज के तौर पे मान लो कुछ करप्शन कर दिया है, ठीक है। अगर उन्होंने करप्शन किया है उस पर्टिकुलर जज ने, तो उनकी करप्शन के रिलेटेड जो भी चार्जेस है आप उसको प्रूफ करने के लिए आप सिंपली, आपके पास ऑप्शन है कि आप इम्पीचमेंट मोशन चला सकते हो, पार्लियामेंट में वो मोशन लेके आओ, ठीक है। ये नहीं कि आप पार्लियामेंट में डिबेट चलती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसी डिबेट में एक मिनिस्टर खड़ा होकर या फिर मेंबर खड़ा होकर बोलने लग जाए कि हाँ भाई इस जज ने जो है ये करप्शन कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या ज़रूरत है करप्शन करने की, इतना पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप फालतू में आप डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही पार्लियामेंट के अंदर, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
कोई पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर उन्होंने कुछ भी काम किया है, कुछ भी मिसबिहेवियर किया है, कुछ भी अपनी ड्यूटीज़ के साथ जो है अच्छे से ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं किया है, तो सिंपली आपके पास एक ऑप्शन है इम्पीचमेंट मोशन लेके आने का। वो मोशन लेके आओ, उस मोशन को साइन करवाओ, तब जाके डिबेट और डिस्कशन करो, देन उस मोशन को पास करवाओ। अगर मान लेते हैं कि जो भी कमेटी बनाई गई इंक्वायरी करने की, वो कमेटी बेसिकली उस चार्जेस को अगर प्रूफ कर पाती तब उसके थ्रू आप रिमूव करो ना। ये नहीं कि आपका मन जब भी करता है आप उसको डिस्कस करने रखते हो। तो ये भी अगेन शो करता है उनकी इंडिपेंडेंस कि भाई कोई भी आपके खिलाफ जो है तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो यानी फ्रीली वो पर्टिकुलर जज जो है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर कुछ गलत किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के आर प्रोहिबिट कहते हैं फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इंश्योर दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन होप ऑफ फ्यूचर फेवर। यानी कि एक बार अगर कोई जज रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो किसी भी कोर्ट के अंदर यानी इंडिया की टेरिटरी के अंदर, यानी जो हमारा पूरा का पूरा भारत देश है उसमें किसी भी टेरिटरी के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, कोई भी अथॉरिटी में उनको पर्टिकुलर कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि उनको मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई जज है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर केस आया, मान लो किसी पार्टी से रिलेटेड था कि भाई उनके पार्टी का मेंबर है, उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया है, तो भाई उन पर सज़ा सुनानी है। अब क्या करेगी वो पर्टिकुलर पार्टी अगर फेवर देना चाहेगी कि भाई ऐसा करते हैं, आप तो रिटायर होने वाले हो, 65 साल की उम्र होने वाली है आपकी, तो क्यों ना आप जैसे रिटायर होंगे हम आपको इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये पर्टिकुलर जॉब आपको दे देंगे, तो उसके बदले आप क्या करो हमारे पार्टी के जो मेंबर है उसको फ्री कर दो। तो इस तरह का जो फेवर है अगर मान लो कोई गवर्नमेंट दे रही है, कोई पार्टी दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, इसीलिए इन्होंने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ बता दी गई है कि कोई भी रिटायर्ड जज को एक बार जैसे ही वो रिटायर हो जाता है तो कोई भी जॉब उसको इस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है, ताकि कोई उनको फेवर ही ना कर पाए। अगर जॉब ही नहीं मिलेगी तो कोई फेवर नहीं कर पाएगा, फेवर नहीं कर पाएगा तो अपनी अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है पावर टू पुश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी अगर कोई पर्सन कुछ भी कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। मान लो दस इट्स एक्शन और डिसीजन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज और अपोज्ड बाय एनी बॉडी, दिस पावर इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑर्डर। मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की कोई भी डिसीजन आया, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी एक्शन लिया, उस एक्शन और डिसीजन के खिलाफ अगर मान लो किसी भी अथॉरिटी ने, किसी भी बॉडी ने, किसी पर्सन ने मान लो कुछ भी बोल दिया कि भाई इस डिसीजन को मैं नहीं फॉलो करूँगा या फिर मैं उसे क्रिटिसाइज़ करता हूँ, उस जज ने मुझे ऐसे क्यों बोला, तो इस तरह का क्रिटिसिज्म, इस तरह की जो बातें हैं वर्बली जो आप बोल रहे हो, लिख के जो आप शो करना चाहते हो, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास पावर है कि ऐसे पर्सन को पनिश कर सकते हैं, ठीक है। पनिश करने का मेन रीज़न यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है उसमें आँच नहीं आनी चाहिए, कोई उसकी ऑनर को जो है बेसिकली डिस्ट्रॉय ना करे, उसकी जो अथॉरिटी है वो बनी रहे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्सन आके कुछ भी बोल के ना चले जाए उनको, ठीक है। बिकॉज वो जो काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। जो भी विटनेसेस आए हैं, जो भी उनके पास जजमेंट आए हैं, उनको बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो गलत होने का तो वैसे भी सवाल नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है फिर भी कुछ गलत है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप प्रेसिडेंट को ऊपर अपील मतलब मर्सी पिटिशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास प्रोसीजर होते हैं उन चीज़ों को ठीक करने के बजाय आप उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, जज के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट एज अथॉरिटी आप उन पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करो, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिसर्स को या फिर कोई भी सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी कि अगर मान लो उन्हें कोई सर्वेंट की ज़रूरत है, कोई स्टाफ मेंबर की ज़रूरत है, तो वो फ्रीली है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो उस केस में जो हमारा एग्जीक्यूटिव है यानी जो कैबिनेट है, जो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है, वो बेसिकली उन पर इंटरफेयर नहीं करेगी। और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उनकी सर्विस कंडीशन किस तरीके से होंगी वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, यानी कि पार्लियामेंट इज़ नॉट अथोराइज टू कर्टेल द जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास बिल्कुल पावर नहीं है कि वो जुरिडिक्शन या फिर जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का उसको कर्टेल कर सके, ठीक है, उसको कम कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटी टू द सुप्रीम कोर्ट
जुरिडिक्शन ऑफ वेरियस काइंड, मतलब अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो उनको गारंटी दी गई है कि आपका जुरिडिक्शन कम नहीं होगा, आपकी पावर्स को कोई कम नहीं कर सकता। हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो उस चीज़ को एक्सटेंड कर सकती है, उनके जुरिडिक्शन को बढ़ा सकती है, उनकी पावर को इंक्रीज़ कर सकती है, बट कम बिल्कुल नहीं कर सकती। अगेन शो करता है उनकी इंडिपेंडेंस को। एंड लास्ट हम देख सकते हैं सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को टू टेक स्टेप्स टू द सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट, कि हमारे स्टेट को बोला गया है कि आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को सेपरेट करके, क्योंकि देखो दोनों ही पब्लिक सर्विस का काम करते हैं। एक है जो न्याय का काम कर रहा है, जस्टिस दे रहा है, और एक उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों ही अथॉरिटीज़ को जो है उनके काम को सेपरेट करो, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको डायरेक्ट किया, स्टेट को डायरेक्ट किया है कि आपको क्या करना है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ शुड नॉट पोजेस द जुडिशियल पावर, ठीक है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव की जो अथॉरिटीज़ होंगी वो अपनी जुडिशियल पावर अपोज नहीं कर सकती, ठीक है। Consequently, upon its implementation, the role of executive authorizing judicial administration came to be end, ठीक है। तो मतलब मेन चीज़ वही है कि आप दोनों ही जो हमारे पिलर हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के, वो इंडिपेंडेंटली तरीके से अपना अपना काम करें, इंटरफेरेंस बिल्कुल ना करें, ठीक है, चाहे कोई भी मैटर क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो जो काम किया जा रहा है, चाहे अगर मान लो कोई जज है, अगर आपको लग रहा है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप नॉर्मल क्रिटिसाइज़ मत करो, एक जो संविधान में जो तरीका बताया गया उसको फॉलो करके आप उसको रिमूव कर दो। अगर आपको सिमिलरली अगर जुडिशरी को लग रहा है कि भाई कोई एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो आप अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर से जो है उसको बेसिकली कर सकते हो। तो आपके पास ऑलरेडी कुछ पावर दी गई है जो चेक एंड बैलेंस क्रिएट करती है, तो उन पावर को आप यूज़ करके बेसिकली आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हो। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे का इंटरफेयर करो, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट किया था स्टेट को, तो इसलिए स्टेट ने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया 1973 में, हैज़ इफेक्टेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी को करता है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और जैसे कि हम जानते हैं कि DPSP में आर्टिकल 50 में आपको देखने को मिलेगा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू सेपरेशन क्रिएट कर दे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक्स है इंडिपेंडेंस वाला ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स है पावर्स वाले बचे हुए जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिनको बेसिकली डिफ़िकल्टी होती है पॉलिटी को समझने के लिए, बिकॉज पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जांपल के थ्रू आप उसको जितना ज़्यादा समझेंगे तो उतना लॉन्ग टाइम तक आप उसको रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। सो कल के लेक्चर में हम मिलते हैं फिर। ओके देन बाय।